नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। हम कर रहे थे बीएस निकी की उत्तराखंड की सिंगल लाइनर बुक को, और इस सीरीज़ में हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है और यूनिट सेकंड के हम हैं 7th चैप्टर में, जो कि है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन और प्रशासन। इसमें भी हमने देख लिया था टिहरी रियासत में वन प्रबंधन तक। तो आगे है हमारा टॉपिक ब्रिटिशकालीन कुमाऊं में खेती और उद्यान। अभी तक हमने देखा इसमें ब्रिटिश काल में क्या क्या वन प्रबंधन हुआ और किस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशकालीन वन प्रबंधन किया गया, वन पंचायतों का गठन किया गया और टिहरी रियासत में कैसा वन प्रबंधन रहा। और आज है बारी ब्रिटिशकालीन कुमाऊं खेती और उद्यान देखने की। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य में सेब की खेती 1860 के दशक में चौबटिया में सरकारी उद्यान की स्थापना के बाद शुरू होती है। चौबटिया कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। यहाँ पर एक सरकारी उद्यान की स्थापना की जाती है सेब की खेती के लिए, जो 1860 के दशक में होती है। और चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1869 में हुई, जिसके प्रथम सुपरिटेंडेंट डब्ल्यू क्रा थे। डब्ल्यू क्रा को इसका पहला सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया जाता है और चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। इस उद्यान का जो मुख्य उद्देश्य था वो था उन्नत प्रजाति के फल वृक्षों का निशुल्क वितरण करना। जो कि उन्नत प्रजाति के जो फल वृक्ष होंगे उनका निशुल्क वितरण करना इस उद्यान का क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। चौबटिया उद्यान में स्टोक द्वारा रेड डेलिशियस नाम के सेब की प्रजाति को उगाया गया था। जो रेड डेलिशियस नाम की एक सेब की प्रजाति थी उसको क्या किया गया था? उगाया गया था। और उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती देहरादून में 1823 ईस्वी में मेजर यंग के द्वारा शुरू की गई थी। जो आलू की खेती है उसको 1823 में शुरू किया गया था मेजर यंग के द्वारा। और हेनरी रेमजे ने आलू की खेती को कुमाऊं में क्या किया? प्रसारित किया। जब हेनरी रेमजे यहाँ के कुमाऊं कमिश्नर थे, उन्होंने क्या करवाया था? अपने क्षेत्र में, कुमाऊं के पूरे क्षेत्र में आलू की खेती को प्रसारित करवाया था। और विदेशी आलू को सर्वप्रथम नैनीताल में 1864 ईस्वी को श्रीमती हैरी बर्जर ने रोपित किया था। जो विदेशी आलू की किस्म होती है ना, उसको श्रीमती हैरी बर्जर थी, उन्होंने 1864 में नैनीताल क्षेत्र में क्या किया था? रोपित किया था। और कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की जो स्थापना है वो 1909 में की जाती है जूली कोट में। और आलू के उन्नत किस्म के बीजों के लिए इस कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की जाती है, जिसका कार्यभार नॉर्मल गिन को सौंपा था। तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है 1909 में। कहाँ पर? जूलीकोट में। और ये आलू के उन्नत किस्म के बीजों के लिए की गई थी और जिसका कार्यभार जो है वो नॉर्मन गिल को सौंपा गया था। नॉर्मन गिल एक वनस्पति शास्त्री थे जिसे आलू की प्रजाति लॉग कीपर को कुमाऊं में लाने का श्रेय जाता है। और नॉर्मन गिल को ही कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का जो है कार्यभार सौंपा गया था। नॉर्मन गिल ने इटली से सफ़ेद व काले अंगूर की प्रजाति भी यहाँ के लिए मंगवाई थी। और गिल ने हॉलैंड से केसर के बीज मंगवाकर जूलीकोट और नैनीताल में लगवाए थे। गिल ने क्या किया? जब इनके ऊपर कार्यभार सौंपा गया था किसका? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का, तो इन्होंने क्या किया? इटली से सफ़ेद और काले अंगूर की प्रजाति मंगवाई और हॉलैंड से केसर के बीज मंगवाकर जूलीकोट और नैनीताल में लगवाए थे। 1914 ईस्वी में चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान को वन विभाग ने कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया था, जिसका प्रबंधन गिल को सौंपा गया था। अब चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान का भी जो प्रबंधन का कार्य है वो नॉर्मन गिल को सौंपा गया था। और 1914 में क्या करते हैं कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान को वन विभाग ने क्या किया? कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया था। नॉर्मन गिल ने 1922 ईस्वी में इंग्लैंड जाने के बाद जो कार्यभार है वो रामलाल शाह को सौंपा था। नॉर्मन गिल क्या करते हैं? 1922 में इंग्लैंड में जाते हैं और जो कार्यभार है वो रामलाल शाह को सौंप देते हैं अपना। और नॉर्मन गिल के कार्यकाल को कुमाऊं के बागवानी विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आलू के किस्म के बीज मंगवाई और हॉलैंड से इन्होंने केसर के किस्म के बीज मंगवाए और इन्होंने क्या किया? सेब के कई सारे किस्मों के बीज मंगवाए। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कुमाऊं के बागवानी विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जनरल वीरर ने घोड़ाखाल तथा डेरियाज ने रामगढ़ में फलों के उद्यान लगवाए थे। जो जनरल वीरर हैं उन्होंने क्या किया? घोड़ाखाल में और डोरियाज ने रामगढ़ में फलों के उद्यान लगाए थे। और उत्तरकाशी के हर्षिल में बागवानी फलों की शुरुआत भी फ्रेडरिक विल्सन ने की थी। जो उत्तरकाशी क्षेत्र है यहाँ पर हर फलों की शुरुआत की और जिन्हें सेब की विल्सन प्रजाति को विकसित किया था। इन्होंने क्या किया? जो सेब की विल्सन प्रजाति है इसको भी विकसित किया था। किसने? फ्रेडरिक विल्सन ने। चौबटिया उद्यान में 1932 को हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। जो चौबटिया उद्यान है इसमें क्या किया गया? 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई। और 1943 को भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की जाती है। जो भवाली क्षेत्र है नैनीताल का, यहाँ पर 1943 में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की जाती है। ब्रिटिश काल में माल एक भूमिकर और शायर गैर कृषि राजस्व होता था।
माल होता था, एक तरीके का भूमिकर था, और जो सायर था वो गैर कृषि राजस्व होता था। अब देखते हैं उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत कैसे होती है। 1824 ईस्वी में जो ब्रिटिश लेखक हैं विसप हेबर, इन्होंने क्या किया, कुमाऊं में चाय की खेती का सुझाव दिया था। 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश लेखक थे बिशप हेबर, जिन्होंने कुमाऊं में चाय की खेती का सुझाव दिया, और उत्तराखंड में चाय का उत्पादन सबसे पहले 1830 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जो बिशप हेबर थे वो एक ब्रिटिश लेखक थे। इन्होंने क्या कहा कि जो कुमाऊं का क्षेत्र है वो चाय की खेती के लिए बहुत ही अच्छा है, और इनके सुझाव पे काम किया गया, और 1830 में चाय का पहला उत्पादन उत्तराखंड में किया गया। और भारत में 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में एक चाय कमेटी का गठन हुआ, और कुमाऊं में चाय की जो पहली खेप है वो 1835 ईस्वी में अल्मोड़ा के समीप लक्ष्मीश्वर और भीमताल के समीप में लगाई गई थी। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, उन्होंने एक चाय कमेटी का गठन किया 1834 में, और जो कुमाऊं में चाय की पहली खेप थी वो 1835 में अल्मोड़ा के समीप में लक्ष्मेश्वर और भीमताल के समीप में लगाई गई थी। और 1835 ईस्वी में टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत होती है। जब 1835 का समय आता है तो टिहरी रियासत में भी चाय की खेती की शुरुआत होने लगती है। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम डॉक्टर फॉल्कनर ने बगीचा बनाया और कुछ चाय के नमूने अपने साथ इंग्लैंड ले गए। तो जो लक्ष्मेश्वर जगह है अल्मोड़ा की, वहाँ पे जो डॉक्टर फॉल्कनर हैं, उन्होंने क्या किया, चाय का बगीचा बनवाया और चाय के नमूने को अपने साथ ले गए। कहाँ पर? इंग्लैंड ले गए। तो फॉल्कनर ने कुमाऊं की चाय की समानता चीन से आयात होने वाली उलांग चाय से की है। तो फॉल्कनर बताते हैं कि जो अल्मोड़ा क्षेत्र में जो चाय का बगीचा उन्होंने बनाया था और वहाँ की जो चाय थी, और जो चीन से हम चाय का आयात करते हैं, वो जो उलांग नाम की वहाँ की चाय थी, उसमें क्या है, समानता है। 1844 ईस्वी को जेमिसन ने देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत की। जो जेमिसन है, उन्होंने क्या किया, देहरादून में भी एक सरकारी चाय बागान की शुरुआत की 1844 में। और 1843 में जो है वो कैप्टन हडल्स्टन ने पौड़ी और गडोलिया में चाय बागान बनवाया था, और 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ SI वांग गढ़वाल आया था। तो जब यहाँ पर चाय की खेती शुरू होने लगी तो एक चीनी चाय विशेषज्ञ यहाँ पर आता है, SI वांग, 1850 में। पौड़ी में DA चौफिन नामक चीनी चाय काश्तकार ने सरकारी चाय फैक्ट्री एक स्थापित की थी। तो जो पौड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर DA चौफिन नाम का एक चीनी चाय काश्तकार होता है, उसने यहाँ पर सरकारी चाय की फैक्ट्री स्थापित की। 1928 ईस्वी में नैनीताल जिले में यूरोपियों द्वारा लगाए गए 5 चाय के बागान निम्न थे, जैसे कि भवाली में मिस्टर न्यूटन का बागान था और मिस्टर मूलियन का बागान था, और भीमताल में मिस्टर जोन्स का बागान था, और रामगढ़ में मिस्टर डोरियास का बागान था। ऐसे ही घोड़ाखाल में जनरल व्हीलर का बागान था। तो 1928 में क्या होता है कि नैनीताल में यूरोपियों के द्वारा 5 बागान लगाए जाते हैं, जिसमें भवाली क्षेत्र में मिस्टर न्यूटन का बागान, और भवाली क्षेत्र में मिस्टर मूलियन का बागान, और भीमताल में मिस्टर जोन्स का बागान, और रामगढ़ में मिस्टर डोरियास का बागान, और ऐसे ही घोड़ाखाल क्षेत्र में जनरल व्हीलर का बागान था। 1930 में अल्मोड़ा जिले का सबसे बड़ा जो चाय का उद्यान था वो मल्ला कत्यूर में था। जो चाय का सबसे बड़ा बागान बना वो बना मल्ला कत्यूर क्षेत्र अल्मोड़ा जिले में। और बैरीनाग टी गार्डन जो था वो बिस्ट परिवार के द्वारा 1932 में जिम कॉर्बेट से खरीदा गया था। तो जो जिम कॉर्बेट से बैरीनाग टी गार्डन है, बैरीनाग टी गार्डन को क्या किया था, बिस्ट परिवार ने 1932 में जिम कॉर्बेट से खरीदा था और वहाँ पर एक टी गार्डन बनाया था। अब देखते हैं ब्रिटिशकालीन भेषजिक पौधों का कृषिकरण। नॉर्मन गिन ने कुमाऊं में बेलाडोना खेती की शुरुआत की, और उसने एट्रोपा बेलाडोना का जो बीज है विदेशों से मंगवाकर नैनीताल तथा चौबटिया में रोपित करवाया। अब बेलाडोना की खेती की शुरुआत यहाँ पर होने लगी, नॉर्मन गिन ने की, और उन्होंने क्या किया कि विदेशों से इसका बीज मंगवाया और नैनीताल और चौबटिया में इसके बीज मंगवा के इनको रोपित किया। नॉर्मन गिन ने चौबटिया गार्डन में बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए एक प्लांट भी लगाया था, और 1944 में रानीखेत के जंगलों में पायरेथ्रम के फूलों की खेती भी इसने शुरू की, जिससे फूलों से मलेरिया मच्छर मारने की दवा बनती थी। अब जो भी ये भेषजिक पौधे होते हैं ना, ये बेसिकली एक औषधीय पौधे होते हैं, और इनसे दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं या सुगंधित चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो बेलाडोना था, इसके लिए इसने क्या किया, चौबटिया गार्डन में इसकी पत्तियों को सुखाने के लिए एक प्लांट बनाया, और रानीखेत के जंगलों में जो पायरेथ्रम के फूल हैं उनकी खेती भी शुरू की, जिससे कि मलेरिया के मच्छर मारने की क्या बनती थी, दवा बनती थी।
हॉर्टिकल्चर प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है वो 1934 में हुई, जो कि फलों का एक शोध केंद्र था। अब हॉर्टिकल्चर प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना इन्होंने करवाई, जो कि फलों का शोध केंद्र था, क्योंकि यहाँ पे फलों का जो उद्यान है वो स्थापित हो गए थे, तो उनके शोध के लिए एक केंद्र की स्थापना की 1934 में। और अब है भेषज विकास योजना 1949। भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बल स्टेट बनाना था, जिसको बनाने में मुख्य भूमिका श्री प्रजापति जोशी की रही। अब यहाँ पर क्या था कि जो भेषज विकास योजना आई 1949 की, इसके तहत क्या था कि जो उत्तराखंड का क्षेत्र था, हर्बल स्टेट हम इसको बनाएंगे, और इसको बनाने में जो प्रमुख भूमिका जिनकी रहती है वो रहती है श्री प्रजापति जोशी की। भेषज विकास योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव डक फैक्ट्री का विकास होता है 1953 में, जो कि औषधि निर्माण के लिए किया गया था। रानीखेत के क्षेत्र में क्या होता है कि कोऑपरेटिव डक फैक्ट्री का निर्माण करते हैं 1953 में, और यहाँ पर जो है औषधि का निर्माण कार्य किया जाता है, जिसके प्रबंधक जो थे वो भेषज विशेषज्ञ थे प्रजापति जोशी। और सर्वप्रथम भेषज विकास योजना का प्रसार अल्मोड़ा और नैनीताल तक सीमित रखा, और भेषज विकास योजना को 1955 में एक विस्तार दिया, जो टिहरी और पौड़ी जनपदों तक इसका विस्तार किया गया। जो भेषज विकास योजना है, इसके प्रसार के तहत अल्मोड़ा और नैनीताल में क्या किया गया, सबसे पहले इसको सीमित रखा गया, लेकिन 1955 में इसको एक विस्तार दिया जाता है और टिहरी और पौड़ी जनपदों तक इसको फैलाया जाता है। 1984 में श्री प्रजापति जोशी के प्रयासों से केंद्र सरकार ने इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, जो कि मोहान अल्मोड़ा में की। अब प्रजापति जोशी क्या करते हैं, केंद्र सरकार से एक इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना करते हैं, कब 1984 में, और ये कहाँ पर की, मोहान अल्मोड़ा में की थी। वर्ष 1972 में पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक में भेषज पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां की गई थी। जो 1972 का टाइम है, इस टाइम पे क्या किया गया था, पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में भेषज पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई थी। और 1980 में सहकारिता विभाग ने जिलेवार भेषज संघ की स्थापना भी की थी, जो कि सबसे पहले पिथौरागढ़ और नैनीताल में की गई थी। 1980 में क्या होता है कि हर एक जिले में भेषज संघ की स्थापना की जाती है, जो कि सहकारिता विभाग के द्वारा की जाती है, और सबसे पहले जो भेषज संघ की स्थापना है वो पिथौरागढ़ और नैनीताल में हुई थी। 1989 में चमोली के गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान की स्थापना की गई। इसी क्रम में 1989 में जो चमोली का गोपेश्वर क्षेत्र है, यहाँ पर जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान की भी स्थापना होती है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड में किस तरीके से चाय की शुरुआत हुई, और ब्रिटिश कालीन जो भेषज पौधों का कृषिकरण था वो किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद भी रहा, और यहाँ पर हमने किस तरीके से भेषज पर्यवेक्षक और भेषज संघ की स्थापना की, और साथ में जो जड़ी बूटी शोध संस्थान है उनकी स्थापना की। तो ये हमने देखा। और अब हम देखते हैं ब्रिटिश प्रशासन के नियम। ब्रिटिश प्रशासन ने कौन कौन से नियम बनाए और कौन कौन से यहाँ पर अधिनियम पारित किए थे। सबसे पहले है कुमाऊं जल नियम 1917। जल संसाधनों की नियमितीकरण हेतु अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के अधीन यह नियम बनाया गया था। कुमाऊं का जो था जल नियम 1917 सबसे पहले जल संसाधनों के नियमितीकरण के लिए बनाया गया था। और कुमाऊं जल नियम 1930 जब आया तो यह नियम 1917 में सुधार किया गया था। इसमें घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए थे। तो जो पानी भरने के घराटे हुए थे उनके लिए यहाँ पे प्रावधान आए थे। और 1917 का जो कुमाऊं जल नियम था ये 1930 के जल नियम में क्या किया गया था, 1917 के जल नियम को सुधारा गया था। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में इस कमेटी की स्थापना की गई थी और इसका कार्य था वन हानि से संबंधित मामले में अपनी रिपोर्ट देना, और इस कमेटी ने 1921 में अपनी रिपोर्ट दी थी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की जाती है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पी विंडम को, और इसका जो कार्य था वो था वन हानि से संबंधित मामले में अपनी रिपोर्ट देना। और कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को 1921 में 3 जिला कमेटियों में विभाजित किया गया था। पहला था अल्मोड़ा, दूसरा था नैनीताल और तीसरा था गढ़वाल। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 को पारित हुआ था, और कुमाऊं टेनेंसी जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर बिल जो है वो 1931 ईस्वी को पारित हुआ था। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल पारित हुआ 1932 को, और कुमाऊं टेनेंसी बिल जो था वो 1931 को पारित हुआ था। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अनुसार कानूनगो को पुलिस इंस्पेक्टर और पटवारी को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया था। अब इसमें आता है कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 आता है, जिसके अनुसार जो कानूनगो है उसको पुलिस इंस्पेक्टर का, और जो पटवारी है उसे पुलिस सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया जाता है। और थोकदार व प्रधान को पुलिस पावर दी गई थी, जो अपराध की जानकारी पटवारी को देते थे। अब इसमें थोकदार और जो प्रधान थे उन्हें पुलिस की पावर दे दी गई थी।
सर्वप्रथम अंग्रेज रूथरफोर्ड ने काशीपुर में भांग की फैक्ट्री भी लगाई थी। जो रूथरफोर्ड है अंग्रेज अधिकारी, उसने काशीपुर में क्या किया, भांग की फैक्ट्री लगाई। और मई 1919 में पन्ना लाल को कुमाऊं के स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए नियुक्त किया गया था। जो पन्ना लाल थे उनको क्या किया कि कुमाऊं में जो स्थानीय रीति रिवाज होते हैं उनको बताने के लिए उनको नियुक्त कर रखा था। कस्टमरी लॉ इन कुमाऊं जो था वो कुमाऊं में प्रथागत कानून पुस्तक जो थी वो पन्ना लाल की है। कस्टमरी लॉ इन कुमाऊं नाम से एक पुस्तक है जो कि पन्ना लाल की है, कुमाऊं में प्रथागत कानून। 1929 में प्रकाशित डॉक्टर LD जोशी की जो पुस्तक है खश परिवार कानून थी, जो कुमाऊं के रिवाजी कानूनों के बारे में लिखी गई थी। और डॉक्टर LD जोशी हैं, उनकी एक पुस्तक थी खश परिवार कानून, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। और इसके लिए जो कुमाऊनी रीति रिवाज हैं उनके बारे में इसमें लिखा गया है। अब देखते हैं ब्रिटिश कालीन अधिनियम। सबसे पहले है वन अधिनियम जो कि 1865 में आया था, और दूसरा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो कि 1874 में आया था। इसके बाद आया कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स जो कि 1931 में आए थे, और इंडियन एविडेंस एक्ट आया था 1872 में। भारतीय दंड संहिता आया 1860 में, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1927 में। यूपी विलेज पंचायत एक्ट आया 1947 में, और कंटोनमेंट एक्ट आया 1934 में। सबसे पहले हमने देखा वन अधिनियम जो कि 1865 में आया था। उसके बाद आया भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो कि 1874 में आया था। इसके बाद आया कुमाऊं फॉरेस्ट रूल जो कि 1931 में आया। इसके बाद था इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 में आया। भारतीय दंड संहिता आया 1860 में, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1927 में। यूपी विलेज पंचायत एक्ट आता है 1947 में, और कंटोनमेंट एक्ट आता है 1924 में। नयाबाद एवं बंजर भूमि आवंटन कानून आया 1893 में, और नॉर्थ इंडिया कैनाल एंड ड्रोनेजर एक्ट आया 1873 में। तो वर्ष 2023 में IPC यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है 1860 की, इसे भारतीय न्याय संहिता BNS के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, जो कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। यानी कि भारतीय दंड संहिता की जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता है। कैप्टन जोन्स ने सन 1861 में कुमाऊं के तराई में नहर प्रणाली विकसित की थी, जो काशीपुर परगने में मैकडोनाल्ड ने सिंचाई प्रणाली में विकसित की। जो कैप्टन जोन्स हैं उन्होंने क्या किया, 1861 ईस्वी में कुमाऊं का जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर नहर प्रणाली विकसित की थी, और जो काशीपुर परगना है यहाँ पर मैकडोनाल्ड ने सिंचाई प्रणाली विकसित की थी। तो 1861 में कैप्टन जोन्स ने कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली का विकास किया, और काशीपुर परगने में जो मैकडोनाल्ड है उन्होंने सिंचाई प्रणाली का विकास किया। 1831 में तराई क्षेत्र में जो बोल्डरसन हैं उन्होंने क्या किया, भूमि बंदोबस्त किया था। तराई क्षेत्र में बोल्डरसन ने बंदोबस्त किया था 1831 में, और घराटों पर सबसे पहले जो कर लगाया था वो बैकेट के द्वारा लगाया गया था। जो घराटे थे ना, जल पानी के जो घराटे थे, उन पर जो सर्वप्रथम कर लगाया गया था वो बैकेट के द्वारा लगाया गया था। पूरे साल चलने वाले घराटों पर 2 रुपया प्रतिवर्ष और मौसमी घराटों पर 1 रुपया कर लगाया गया था। जो पूरे साल घराटे चलते थे उन पर 2 वर्ष प्रतिवर्ष लगाया गया था, और जो मौसमी घराटे थे जो कभी कभी चलते थे उन पर 1 रुपया कर लगाया गया था। और धर्मार्थ घराटों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। जो धार्मिक रूप से घराटों का जिनका प्रयोग होता था उनसे कोई कर नहीं लिया जाता था। 1894 में कुमाऊं में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो था वो कमिश्नर था, यानी कि कमिश्नर को जो उच्च न्यायालय है उसके समान बना दिया था 1894 में। और तब से 1914 तक कुमाऊं में सेशन जज के कोर्ट खोले गए थे। कुमाऊं में क्या था, सेशन जज के जो कोर्ट हैं वो खोले गए थे, और जो कमिश्नर था वो यहाँ का क्या था, सर्वोच्च अधिकारी था न्याय का। 1914 में न्याय विभाग पृथक हो गया था और उच्च न्यायालय के अधीन हो गया था। अब न्यायालय को 1914 में क्या किया, जो कमिश्नर था उससे हटा दिया और अलग से पृथक न्याय विभाग की स्थापना की, जो कि उच्च न्यायालय के अधीन हो गई थी। और ब्रिटिश कुमाऊं में जो पहला मुंसिफ था वो 1929 में नियुक्त किया गया था। जो ब्रिटिश कुमाऊं का पहला मुंसिफ था वो 1929 में नियुक्त किया गया था। अब है उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। ब्रिटिश शासन से अब तक गढ़वाल में 12 भूमि बंदोबस्त हुए, यानी कि ब्रिटिश जो शासन है उसने यहाँ पर 12 भूमि बंदोबस्त किए। 1815 में था गार्डनर के नेतृत्व में भूमि बंदोबस्त हुआ कुमाऊं क्षेत्र में, और 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ था, जो एक शाला या वार्षिक बंदोबस्त कहलाता है। जब 1815 में यहाँ पे गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं तो उन्होंने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था, और 1816 में जब ट्रेल यहाँ पर कार्यवाहक कमिश्नर बनते हैं तो उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में एक भूमि बंदोबस्त किया, जिसे एक शाला या वार्षिक बंदोबस्त कहा जाता है। विलियम ट्रेल ने 1816 से 33 ईस्वी तक कुल 7 बंदोबस्त कराए थे।
उन्हें ट्रेल ने क्या किया, कुल 7 बंदोबस्त किए और 1817 में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में 1 साला बंदोबस्त भी करवाया था। तीसरा जो बंदोबस्त है वो 1818 में ट्रेल ने 3 साल के लिए करवाया था। 1818 में ट्रेल ने 3 साल के लिए एक बंदोबस्त करवाया। संवत 1880 या 1823 ईस्वी में ट्रेल ने एक 25 साला बंदोबस्त का निर्धारण किया, जिसमें गाँव में जाकर भूमि की नाप जोख और सीमा का निर्धारण किया गया और इसे ही 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। और लगान की धनराशि 59,900 रुपये तय की गई। जो 5 साला बंदोबस्त है ना, इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संवत 1880 और जो ईयर था वो 1823 में इसे लाया गया था। अब इसमें क्या किया था, जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उन्हें इससे पहले अपनी जो भूमि है, अपने जल है, अपने वन है, उनकी कोई भी जानकारी नहीं थी। तो जब ट्रेल ने ये 5 साला बंदोबस्त लाए तो उन्होंने एक राजसी रिकॉर्ड करना शुरू किया और एक रिकॉर्ड रखा, एक अभिलेख बनवाया। हर एक भूमि की नाप जोख की सीमा का निर्धारण किया गया और इस बंदोबस्त के बाद ही जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें अपनी ज़मीन का, जल का, वन का, इन क्षेत्रों का और भूमि विस्तार का क्या पता चलने लग जाता है कि हमारी ये ज़मीन इतने तक है। 1829 ईस्वी में ट्रेल ने 6वां भूमि बंदोबस्त किया और जिसमें ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त कराया, जो कि तरमीम बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। 1829 में वो एक बंदोबस्त करते हैं जिसे तरमीम बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तरमीम का अर्थ होता है संशोधन करना या सुधार करना। यह शब्द आमतौर पर भूमि या संपत्ति के रिकॉर्ड और नियमों में बदलाव या सुधार को संदर्भित करता है। जो कि संपत्ति का रिकॉर्ड रखना है या उसके नियम के बदलाव हैं या नियम में जो सुधार हैं, उनके लिए इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। ट्रेल के बाद बेटन का 20 साला बंदोबस्त था और इसकी विशेषता यह थी कि यह गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार देता था और 1 रुपया बीसी लगान की दर तय होती थी। इसमें क्या था, 20 साला बंदोबस्त में कि हर एक गांव अपने अपने रिकॉर्ड क्या रख सकता है, अपने अपने गांव के जो भूमि के क्षेत्र के विस्तार के रिकॉर्ड हैं उन्हें रख सकता है, उसे यह अधिकार होगा। और 1 रुपये बीसी लगान की दर भी इसमें तय की गई थी, यानी कि जिसके पास भी एक 20 नाली जमीन होगी वह 1 रुपया लगान देगा। बेटन ने 20 साला बंदोबस्त को 1840 से 42 के आसपास किया, जो कि ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था। बेटन ने 20 साला बंदोबस्त किया जो कि 1840 से 42 में किया और यह गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था। और अंग्रेजी शासन के अधीन गढ़वाल क्षेत्र में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था भी लागू करवाई गई। अंग्रेजी शासन ने क्या किया, गढ़वाल क्षेत्र में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था को लागू किया। नवा विकेट बंदोबस्त है 1863 से 77 तक चला। ब्रिटिश काल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त कराया गया, जिसे विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और विकेट ने क्या किया, भूमि मापन के लिए 20 गज की डोरी का प्रयोग किया। भूमि की माप के लिए इन्होंने 20 गज की डोरी का प्रयोग यहाँ पर करना शुरू किया गया और इसे वैज्ञानिक पद्धति का पहला बंदोबस्त कहा जाता है। किसे, नवे बंदोबस्त को, जो कि विकेट का बंदोबस्त है। विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। तो जो विकेट का बंदोबस्त है इसमें जो पर्वतीय भूमि थी उसके 5 भाग बनाए गए। पहली थी तलाव भूमि, जो नदी घाटों की भूमि थी जहां सिंचाई व्यवस्था हो सकती थी। दूसरी है उपरांव या अव्वल भूमि, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों की भूमि थी जहां पर सिंचाई की इतनी सुविधा नहीं थी। तीसरी है उपरांव या दोयम भूमि, जहां पर द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि होती थी। और इजरान भूमि है जिसमें निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि होती थी। और 5वां है कटीली भूमि, जिसमें जैसे खील भूमि भी कहा जाता है, यानी कि जिसमें किसी प्रकार की खेती नहीं हो पाती थी। विकेट के बाद के बंदोबस्त देखते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त ई पॉ के नेतृत्व में 1887 ईस्वी में बीजारोपण और 1890 से 96 ईस्वी में पूरा हुआ। अब इसमें क्या होता है कि 10वां भूमि बंदोबस्त होता है ई पॉ के नेतृत्व में होता है 1887 में, और जो बीजारोपण है वो 1890 से 86 में पूर्ण होता है। जबकि कुमाऊं में जो 10वां बंदोबस्त है वो गूंज के नेतृत्व में हुआ था। और ब्रिटिश गढ़वाल के 10वें बंदोबस्त को ई पॉ के सुधारों की प्रमुख विशेषता कैडस्ट्रल सर्वे था। जो ब्रिटिश गढ़वाल में जो 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था उसमें जो प्रमुख विशेषता है वो कैडस्ट्रल सर्वे था। 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 ईस्वी में गढ़वाल में इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था। जो 11वां भूमि बंदोबस्त है वो 1928 में होता है गढ़वाल क्षेत्र में इबर्टसन के नेतृत्व में, और यह बंदोबस्त ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। और इबर्टसन बंदोबस्त द्वारा ब्रिटिश सरकार ने राजस्व में 20% तक की वृद्धि में सफलता हासिल की थी। जो राजस्व इनको मिलता था इसके बाद, क्योंकि एक भूमि की विस्तार की जो नीति थी इसमें
भूमि का जो क्षेत्र था, किसके पास कितना भूमि क्षेत्र है, वो इसमें पता लग गया था। तो इसके बाद क्या था, जो राजस्व में 20% तक की वृद्धि में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। और 12वां जो भूमि बंदोबस्त है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960 से 64 के बीच में करवाया, और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3/8 एकड़ जमीन भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया। इन्होंने क्या किया, 3/8 एकड़ जमीन को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया, जिसमें जो 90% किसान हैं वो राजस्व देनदारी से मुक्त हो गए थे। जब 12वां भूमि बंदोबस्त आया उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, तो इसमें क्या हुआ, 90% जो किसान हैं वो राजस्व देनदारी से मुक्त हो गए थे। अब देखते हैं टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त। टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए, जिसमें जो पहला भूमि बंदोबस्त है वो 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने करवाया था। तो 1823 में सुदर्शन शाह करवाते हैं पहला भूमि बंदोबस्त। और टिहरी रियासत में जो दूसरा बंदोबस्त है वो 1861 ईस्वी में भवानी शाह के द्वारा करवाया गया था, जिसके तहत सकलाना क्षेत्र की जो अठूर पट्टी है उसको कर राजस्व से मुक्त कर दिया था। क्योंकि सकलाना क्षेत्र में 1851 में क्या होता है कि ये लोग अठूर विद्रोह करते हैं, तो भवानी शाह क्या करते हैं कि 1861 में यहाँ पर बंदोबस्त करते हैं और अठूर पट्टी को कर राजस्व से मुक्त कर देते हैं। टिहरी में तीसरा बंदोबस्त होता है 1873 में, जो कि प्रताप शाह ने करवाया है। तीसरा बंदोबस्त प्रताप शाह करवाते हैं 1873 में। और टिहरी में जो चौथा बंदोबस्त है वो 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह द्वारा करवाया जाता है। टिहरी क्षेत्र में जो टिहरी रियासत है वहाँ पर जो चौथा भूमि बंदोबस्त है वो 1903 में कीर्ति शाह करवाते हैं। और टिहरी रियासत में जो 5वां और अंतिम बंदोबस्त है वो 1924 ईस्वी में करवाते हैं नरेंद्र शाह। जो 5वां और अंतिम बंदोबस्त है वो 1924 ईस्वी में नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया जाता है। तो ये थे हमारे भूमि बंदोबस्त जो ब्रिटिश सरकार और टिहरी रियासत में करवाए गए थे। आगे देखते हैं उत्तराखंड में तराई भाबर का इतिहास कैसा रहा। ब्रिटिश काल में नैनीताल संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जो 1962 ईस्वी से राजधानी बनी रही। और तराई भाबर क्षेत्र जो है वो शिवालिक श्रेणी के तल पर स्थित दलदली जमीन और उपजाऊ भूमि थी, जिसकी लंबाई 144 किलोमीटर और चौड़ाई 20 किलोमीटर है। अब इसमें क्या है कि नैनीताल को संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, जो 1962 यहाँ की राजधानी बनी रही ग्रीष्मकालीन संयुक्त प्रांत की। और तराई भाबर का जो क्षेत्र है वो शिवालिक श्रेणी के तल पर स्थित था। तो यहाँ पर क्या है, जो जमीन होती है वो दलदली होती है और उपजाऊ भूमि होती है। इसकी लंबाई है 144 किलोमीटर की और इसकी चौड़ाई है 20 किलोमीटर की। महाभारत काल में तराई क्षेत्र विदर्भ राजाओं के अधीन था और यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था। चीनी यात्री वेंगशाह ने काशीपुर के लिए गो विषाण शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है गाय का सींग। तो तराई भाबर क्षेत्र के लिए जो चीनी यात्री हैं वेंगशांग, वे क्या कहते हैं कि काशीपुर का जो क्षेत्र है वो गोविषाण है, यानी कि गाय के सींग के समान है। और 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह और बलबन ने क्या किया, तराई भाबर पर आक्रमण कर दिया। 13वीं शताब्दी में जो दिल्ली के सुल्तान थे नसीरुद्दीन महमूद शाह, उन्होंने और बलबन ने क्या किया, तराई भाबर के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और अकबर के समय कुमाऊं पर रुद्रचंद का शासन था। इसे नागौर युद्ध में प्रसन्न होकर अकबर ने तराई भाग का जो 84 माल या 9 लखिया माल है इसका फरमान दे दिया था। और दिए गए भूभाग को 84 माल भी कहा जाता है, क्योंकि यह लंबाई में 84 कोस का था। जो 84 माल परगना जिसे कहा जाता है ना, तो इस क्षेत्र को जो अकबर है उन्होंने रुद्रचंद को दे दिया था। और 84 माल को नौलखिया माल कहने का मुख्य कारण यह था कि उस समय इस भूभाग से प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आय होती थी, क्योंकि यह एक उपजाऊ भूमि थी और यहाँ से प्रतिवर्ष क्या होता था, 9 लाख रुपए की आय होती थी। चंद राजाओं के छोटे भाई को रौतेला कहते थे, जो कि काशीपुर की जमीन का सबसे बड़ा मालिक या राजा होता था। जो चंद राजाओं का सबसे छोटा भाई था उसे रौतेला कहा जाता था, और जो काशीपुर की ज़मीन है वहाँ का मालिक होता था। उस क्षेत्र को अपने छोटे भाई को दे देते थे उस समय। और चंद काल में जो तराई क्षेत्र है इसमें 7 परगने थे। तराई क्षेत्र को 7 परगनों में बांटा गया था, जैसे सहजगीर, जसपुर, कोटा, काशीपुर, मुंडिया, बाजपुर, गदरपुर को, और बुक्साण, रुद्रपुर और किलपुरी क्षेत्र, चिंकी वर्तमान नाम सुबर्डना और बहेड़ी है, और बक्सी जिसे नानकमत्ता कहा जाता है। जो चंद काल में तराई के 7 परगने थे वो थे सहजगीर जिसे जसपुर कहा जाता है, कोटा जो कि काशीपुर का क्षेत्र है, मुंडिया जो कि बाजपुर का क्षेत्र है, गदरपुर और बुक्सार जो है वो रुद्रपुर और किलपुरी का क्षेत्र है, चिंकी जो है वो सुबर्डना और बहेड़ी का क्षेत्र है, और बक्सी जो है वो नानकमत्ता का क्षेत्र
क्षेत्र है। और अंग्रेजों के समय में तराई भाबर जो है वो कुमाऊं के अंतर्गत था, जहां ट्रेल ने 1818 में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की थी। जब ट्रेल यहाँ के कमिश्नर बने थे तो ये एक उपजाऊ भूमि थी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अनाज की खेती बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की थी। 1850 में रेमजे कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बना था और तराई भाग में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो उन्होंने यहाँ पर करवाई थी। जब ये यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर बने थे रेमजे, तो उन्होंने क्या किया, तराई क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करवाई। और 1870 में समस्त काशीपुर परगने को तराई में शामिल कर दिया गया था। जो काशीपुर का क्षेत्र है इसको क्या किया गया था, तराई क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था 1870 में। और 1891 में कुमाऊं का कमिश्नर था कर्नल इरस्काइन। जो कुमाऊं का कमिश्नर था वो कौन था, कर्नल इरस्काइन था। और इसी के समय में नैनीताल को एक अलग जिला भी बनाया गया था। 1891 के समय जो कुमाऊं कमिश्नर बने वो थे कर्नल इरस्काइन, और उन्होंने नैनीताल को एक अलग जिला भी बनाया था। अंग्रेजी शासन के दौरान तराई भाबर में 5 प्रकार के गांव थे, जिनमें से कुछ खाम गांव, मुस्तजीरी गांव और मुकद्दम गांव थे। जो तराई भाबर में 5 तरीके के यहाँ पर क्या होते थे, अंग्रेजी शासन में गांव होते थे, जिसमें कुछ खाम गांव थे, मुस्तजीरी गांव थे और मुकद्दम गांव थे। तराई भाबर के गांवों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर रखा था, जैसे जमींदारी गांव और खाम गांव। तराई भाबर के जो गांव थे उनकी 2 श्रेणियां बनाई गई थी। पहला था जमींदारी गांव और दूसरा था खाम गांव। खाम गांव को बंदोबस्ती भी कहा जाता था। मुस्तजीरी जमींदारी गांव होते थे। इन्हें शासन द्वारा पैतृक आधार पर गांव के काश्तकारों से लगान वसूली का ठेका दे रखा था। मुस्तजीरी जो जमींदारी होते थे वो गाँव में होते थे और इन्हें शासन के द्वारा क्या किया गया था, पैतृक आधार पर गाँव के काश्तकारों से लगान वसूली का ठेका दे रखा था। और भूमि के जो असली मालिक होते थे वो मुस्तंजीरी ही होते थे। मुस्तंजीरी जो जमींदार होते थे वो गांव में होते थे और इन्हें पैतृक आधार पर गांव का क्या कर रखा था, लगान वसूली का ठेका दे रखा था। 1906 में तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन हुआ। 1906 में क्या होता है, तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन होता है और तराई भाबर के पटवारी और कानून गो की नियुक्ति करने का अधिनियम 1897 ईस्वी में बना और 1906 से 1907 में इसे लागू किया गया। जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि है इसका गठन होता है 1906 में और इसमें कानून गो की नियुक्ति करने का और पटवारी की नियुक्ति करने का तराई भाबर में अधिनियम बना, जो कि 1897 में बना और इसे 1906 और 1907 में लागू किया गया। 1909 ईस्वी में तराई क्षेत्र में चराई का नियम बना और जिसके शुल्क का निर्धारण किया गया। 1909 में क्या किया गया, तराई क्षेत्र में चराई का नियम बनाया गया और इसके लिए शुल्क का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। और भाबर क्षेत्र में रामनगर, बेलपड़ाव, कालाढूंगी, हल्द्वानी और टनकपुर थे। जो भाबर क्षेत्र में क्षेत्र आते थे उसमें थे रामनगर, बेलपड़ाव, कालाढूंगी, हल्द्वानी और टनकपुर, जिसमें तल्ला देश टनकपुर को कहा जाता था। टनकपुर के लिए क्या कहा जाता था, तल्ला देश कहा जाता था। और तराई क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लालकुआं, खटीमा और सितारगंज आते थे। जो भाबर क्षेत्र थे, भाबर क्षेत्र में आते थे रामनगर, बेलपड़ाव, कालाढूंगी, हल्द्वानी और टनकपुर, जिसमें टनकपुर को तल्ला देश कहा जाता था। और तराई क्षेत्र में आता था काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लालकुआं, खटीमा और सितारगंज। जो उत्तराखंड का तराई क्षेत्र है इसमें भूमि संबंधी सीलिंग कानून आया था जो 1972 में लागू हुआ था। भूमि संबंधी सीलिंग कानून 1972 में आया था और इसी समय पे क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो ये हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन प्रशासन है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कमिश्नर से रिलेटेड हो और उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त से रिलेटेड हो। तो इसको हम एक बार बहुत अच्छे से और रिवाइज़ करेंगे। और यूनिट 2 का 8वां चैप्टर है देश में स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, और इस चैप्टर को हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।